नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, प्रकाश संश्लेषण के अंदर दो प्रोसीजर्स पाई जाती हैं। नंबर 1 पे हरे पादपों में संपन्न होने वाली प्रकाशिक अभिक्रियाएं यानी कि रॉबर्ट हिल की अभिक्रियाएं, और नंबर 2 पे पढ़ेंगे हम अप्रकाशिक अभिक्रियाएं यानी कि ब्लैकमैन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। अभी हमारा कल का जो पार्ट था, हमारा जो टॉपिक चल रहा था नंबर 1 पे, टॉपिक में अपन क्या पढ़ रहे थे बेटा? सबसे पहला हमारा पार्ट चल रहा था पीएस फर्स्ट तंत्र के बारे में, प्रकाशिक तंत्र प्रथम के बारे में टॉपिक चल रहा था अपना। प्रकाशिक तंत्र प्रथम, जिसको हमने बोला था पीएस 700 नैनोमीटर के बारे में टॉपिक चल रहा था। पीएस फर्स्ट प्रकाशिक तंत्र प्रथम के अंदर क्या क्या चीजें पाई जा रही, बताएगा मुझे कोई? प्रकाशिक तंत्र प्रथम, प्रकाशिक तंत्र के अंदर दो प्रोसीजर्स पाई जाती हैं, पीएस फर्स्ट भी पाया जाता है, पीएस सेकंड भी पाया जाता है। कन्फर्म है बेटा? पीएस फर्स्ट पीएस 700 नैनोमीटर के बारे में पढ़ा था, और नंबर 2 पे हमने क्या पढ़ा था? पीएस अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड कहां पाया जाएगा बेटा? सेकंड पाया जाएगा 680 नैनोमीटर पर, 670 नैनोमीटर पर, 660 नैनोमीटर पर, 653 नैनोमीटर। ये निम्न प्रकार के प्रकाशिक तंत्र जो होते हैं वो इसमें काम आ सकते हैं। सर्वाधिक मात्रा में कौन काम आता है? 680 नैनोमीटर का। इसमें क्या पाया जा रहा है बेटा? क्लोरोफिल ए प्रचुर मात्रा में पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है बेटा? क्लोरोफिल ए प्रचुर मात्रा में पाया जा रहा है। क्लोरोफिल ए का शीर्ष भाग बताया था पोरफायरिन, पश्च भाग बताया था फाइटोल वलय। क्या बताया था बेटा? फाइटोल वलय। ये पोरफायरिन था, ये पोरफायरिन था, और ये था फाइटोल वलय था। यही पढ़ा बेटा आपने? सेम इसके अंदर प्रकार का होता है। अगर बी की बात करें, इसके अंदर भी क्या मिलेगा बेटा? क्लोरोफिल बी की बात करें, यहां पर भी क्या मिलेगा? शीर्ष भाग क्या मिलेगा? पोरफायरिन। क्या मिलेगा? पोरफायरिन। और इसका पश्च भाग क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा भाई? फाइटोल वलय कहलाएगा, कहलाता है। कन्फर्म। हमने क्या पढ़ा था? क्लोरोफिल ए, पर्णहरित ए अणु के शीर्ष भाग पोरफायरिन पर कौन सा ग्रुप जुड़ता है? मैथिल ग्रुप। कौन सा? मैथिल ग्रुप। और यहां पे कौन जुड़ता है? कौन सा ग्रुप? पता लग गया, दो ग्रुप पाए जा रहे हैं, और वहां पे कौन जुड़ेगा? मैथिल ग्रुप जुड़ेगा। ये हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। कन्फर्म है टॉपिक अपना? आगे चलते हैं बेटा अगले पेज के ऊपर। हम प्रोसीजर पढ़े थे, चक्रीय और अचक्रीय प्रकार की प्रोसीजर पढ़ रहे थे, जो हमारा कल का टॉपिक चल रहा है। देखो ध्यान से, सबसे पहला आता है चक्रीय फास्फोरिलीकरण। को यार, पहला टॉपिक चल रहा है हमारा प्रकाशिक अभिक्रिया। क्रमानुसार करना, लिखना है अपने को। ये प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया के खोजकर्ता कौन थे बेटा? क्या बोलेंगे? रॉबर्ट हिल, ये थे बेटा, खोजकर्ता थे। इसको सामान्य नाम अगर अपने बोले तो हिल अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? हिल अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अब एक कन्फर्मली चीजें समझे, पहले आप ध्यान से देखें। प्रकाशिक अभिक्रिया है, संपन्न कहां पे हो रही है बेटा? किस भाग के ऊपर संपन्न हो रही है? क्या बोलेंगे बेटा अपने? ग्रेमा भाग के अंदर बेटा ये प्रोसीजर जो होती है वो संपन्न हो रही है। ठीक है, ग्रेना पाई जा रही है। ग्रेना के अलावा इसके अंदर बेटा और क्या मिलेगा? इसमें थैलेकॉइड भी मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? थैलेकॉइड भी मिलेगा। थैलेकॉइड के अलावा और क्या मिलेगा? स्ट्रोमा लैमेली भी तो मिलेगा। स्ट्रोमा लैमेली के ऊपर भी तो पाया जाता है, आपने बोल दिया। स्ट्रोमा लैमेली भी मिलेगा। स्ट्रोमा लैमेली का दूसरा नाम क्या होता है? फ्रेड चैनल या स्ट्रोमा थैलेकॉइड के नाम से अपने जानते हैं। इनके ऊपर ये चीजें पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, तो प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर ये चीजें कन्फर्मली हमारे पास में है। हमने क्या दिया? हिल अभिक्रिया है, ग्रेना भाग बोल दिया, थैलेकॉइड कह दिया, स्ट्रोमा कह दिया। ये प्रक्रिया हो कब रही है बेटा? कब हो रही है बेटा? दोपहर में। तो ये प्रक्रिया अगर प्रभावित होगी, मान लो इस प्रक्रिया के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, किसका पड़ेगा? तापमान का या प्रकाश का? किसका? तापमान किससे होता है?
क्या प्रकाश से, क्या तापमान से प्रकाश होता है या प्रकाश से तापमान होता है? प्रकाश से तापमान होता है। मैंने दो शब्द लिखे, एक पर तरफ लिख दिया बेटा मैंने प्रकाश लिख दिया, और दूसरी तरफ बेटा मैंने ताप लिख दिया। आप पहली रैंक किसको दोगे? पहला स्थान किसको दोगे आप? पहला स्थान होगा बेटा प्रकाश का, दूसरा स्थान होगा ताप का। बात समझ में आ गई? तो क्या लिखेंगे? प्रकाशीय अभिक्रिया का जो प्रभाव होता है इस प्रकार के, इसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो किसका प्रभाव पड़ता है बेटा? इसके ऊपर प्रकाश का प्रभाव पड़ता है, प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण की वह प्रक्रिया जो पूर्णतः प्रकाश के द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आई? क्लियर हुई? अब देखें, प्रकाश के द्वारा प्रभावित हो रही है, तो ये प्रक्रिया जो होती है वो बेसिकली कितने पथों में संपन्न होती है? दो पथों में। तो अब प्रकाश की प्रक्रिया जो है इसको बोलेंगे प्रकाश का फास्फोरिलीकरण। क्या बोलेंगे? प्रकाश का फास्फोरिलीकरण, फोटोफास्फोराइलेशन। फोटोफास्फोराइलेशन प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाश का फास्फोरिलीकरण। तो लिख दिया प्रकाश का फास्फोरिलीकरण। ये लो मित्रों, यहां प्रकाश का फास्फोरिलीकरण हो रहा है। तो प्रकाश का फास्फोरिलीकरण कितने पथों के द्वारा होता है बेटा? दो पथों के द्वारा होता है। पहले का नाम क्या है? चक्रीय फास्फोरिलीकरण। दूसरे का नाम क्या है? अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। लिख लेना, पूरा नाम लिखना आप इसके अंदर, चक्रीय फास्फोरिलीकरण, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। कन्फर्म हुआ बेटा? समझ आया? अभी हमारी हेडिंग जो रहेगी वो कौन सी रहेगी? चक्रीय फास्फोरिलीकरण। चक्रीय फास्फोरिलीकरण हेडिंग चल रही है बेटा। अब चक्रीय फास्फोरिलीकरण, फास्फोरिलीकरण हमारा पहला स्टेप। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, मैंने 50 क्वेश्चन इसके लिए आपके लिए रेडी किए हैं, चक्रीय और अचक्रीय दोनों के लिए, तो उनका स्थल पूरा का पूरा करवाऊंगा मैं। चक्रीय फास्फोरिलीकरण को क्या बोलते हैं? साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। साइक्लिक मूवमेंट होती है बेटा। क्या बोलेंगे? चक्र द्वारा संपन्न होगी। किसमें द्वारा होगी बेटा? चक्र के द्वारा संपन्न होती है। इसमें प्रकाशक वर्णक तंत्र, प्रकाश तंत्र कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? इसमें किस प्रकार का प्रकाश तंत्र यूज होता है? क्या बोलोगे? फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का। इतनी तरंग दैर्ध्य होती है बेटा इसकी, ये तरंग दैर्ध्य का वेवलेंथ का ही फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर प्रकाशिक तंत्र पाया जा रहा है। कन्फर्म हुआ बेटा? अब बात आती है कि यहां से जब सौर प्रकाश पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह की दिशा क्या होगी? तो अभी यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा कैसी रहेगी? हमने चित्र में क्या पढ़ा था? तो बताएगा मुझे, चित्र में क्या पढ़ा था? फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर। अभी उतारना नहीं है, समझो ध्यान से। फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर, ये प्रकाशिक तंत्र। यहां से त्वरित इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले कौन ग्रहण करता है? फेरस, आयरन, सल्फर, प्रोटीन। ओके, यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? फेरोडॉक्सिन में। कहां जाएंगे? फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? साइटोक्रोम B6 में जाएंगे। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? साइटोक्रोम F में जाएंगे। कहां जाएंगे बेटा? F में जाएंगे। साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे? प्लास्टोसाइनिन में जाएंगे। कहां जाएंगे बेटा? और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन सारे कहां जाएंगे? कहां चले जाएंगे बेटा? फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर में चले जाएंगे। क्या ऐसा पढ़ा था? क्या ऐसा पढ़ा था आपने? क्वेश्चन आता है प्रकाशिक तंत्र प्रथम या प्रकाशिक तंत्र 700 नैनोमीटर से प्रकाश द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन सा तत्व ग्रहण करता है? आप यहां पे यूं करोगे, आप इसको तीर का निशान नहीं बनाना, इसको यूं कर दो या लिख दो फेरोडॉक्सिन। क्या लिख दो? अब सही है, फेरोडॉक्सिन।
अब सही है। मतलब चाहे तो आप एफियस, फेरस, आयरन, सल्फर, प्रोटीन कह दो, चाहे आप फेरोडॉक्सिन तत्व कह दो, बात एक ही है। तो यहां से पहले इलेक्ट्रॉन गए यहां पे, यहां से इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर कहां जाएंगे बेटा? साइटोक्रोम B6 में। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? साइटोक्रोम F में। कहां जाएंगे? साइटोक्रोम F में। इस प्रक्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? ADP प्लस IP जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? ATP का निर्माण करते हैं। ATP ऊर्जा बन रही है। ATP को किस नाम से पुकारा जाता है? बोलेंगे स्वांगीकारी शक्ति। कौन सी बोलेंगे? स्वांगीकारी शक्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? स्वांगीकारी शक्ति कहते हैं बेटा। ये लिख दिया मैंने, स्वांगीकारी शक्ति कह दिया। स्वांगीकारी शक्ति का इस्तेमाल हो गया यहाँ। ये लो महाराज, हो गया। साइटोक्रोम F से ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? प्लास्टोसाइनिन में। कहां जाएंगे बेटा? प्लास्टोसाइनिन में जाएंगे। और प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन वापस कहां आ रहे हैं बेटा? फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर के अंदर आ रहे हैं। क्या चीज समझ में आ गई है? ये इसका मैंने पथ बताया है। अब पथ के बाद में मैं इसका डायग्रामेटिकली आपको बताता हूं कैसे होता है सिस्टम। कराऊं? चलते हैं। उतार लिया सब बच्चों ने? ये उतार रखा है। चलो नेक्स्ट पेज पे, जल्दी करो। आज प्रकाश संश्लेषण खत्म करवा दें अपने। ये इसका पथ है, भूल मत जाना कभी भी। ये सिस्टम होता है इसके अंदर। तो चक्रीय फास्फोरिलीकरण के अंदर कौन सा तंत्र पाया जाता है? कौन सा तंत्र पाया जाएगा? प्रकाशिक तंत्र प्रथम पाया जाएगा या प्रकाशिक तंत्र सेकंड पाया जाएगा? केवल प्रथम पाया जाएगा। तो इसके अंदर तंत्र कौन सा पाया जा रहा है बेटा? तो आप क्या बोलोगे? फोटो सिस्टम फर्स्ट तंत्र पाया जाता है। ये लो, केवल एक तंत्र मिलेगा इसके अंदर, केवल एक तंत्र। और इस तंत्र की विशेषता क्या है? नंबर 1, ये चक्कर के द्वारा संपन्न हो रहा है। नंबर 2, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही आयरन, सल्फर, प्रोटीन अथवा फेरोडॉक्सिन है। अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही प्लास्टोसाइनिन है। इस प्रक्रिया के मध्य स्वांगीकारी शक्ति का निर्माण साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम F के मध्य में संपन्न होता है। बस 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, और कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। सिर्फ स्वांगीकारी शक्ति ATP का उत्पादन होता है, वो भी बहुत कम लेवल पे। किस पे बेटा? कम लेवल पे होता है। कन्फर्म हुआ? ये समझ आया? अभी मैं चल रहा हूं इसके डायग्राम के ऊपर भी कैसा होता है थोड़ा बता देता हूं, साइकिल कैसा रहेगा, ताकि अपने उसको सेकंड के साथ में जोड़ सके। हाँ जी, देख हमारे पास में फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर का ये क्या था बेटा? प्रकाश तंत्र था। क्या था बेटा? ये प्रकाश तंत्र है। अब क्या हुआ? सौर प्रकाश जब इसके अंदर पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश जब इसके ऊपर पड़ेगा, प्रकाश पड़ने से क्या होगा बेटा? यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन यहां से बेटा निकलेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन निकले, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन आ गया यहाँ पे? आयरन, सल्फर, प्रोटीन आ गई बेटा यहाँ पे। क्या बोल दिया इसको अपने? प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही। ये लो, इसकी अथवा में या तो इसको बोल दो या आप इसको यूं कह दो, फेरोडॉक्सिन कह दो। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समानार्थी हैं, बोल सकते हो आप इसको। अब फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? साइटोक्रोम B6 में इलेक्ट्रॉन गए बेटा यहाँ पे। ये लो, इलेक्ट्रॉन यहां मूव ऑन कर गए मूव ऑन। साइटोक्रोम B6 से कहां जाएंगे? साइटोक्रोम F के अंदर जाएंगे। जब जाएंगे तो यहां प्रक्रिया में क्या होगा? क्या होगा? ADP प्लस IP आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? ATP, स्वांगीकारी शक्ति का निर्माण करते हैं। अब बेटा क्या होगा?
साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेंगे? प्लास्टोसाइनिन में जाएंगे, और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन वापस किसके अंदर चले जाएंगे? फोटोसिस्टम 700 नैनोमीटर के अंदर चले जाएंगे। कंफर्म हुआ? इसको साइक्लिक मूवमेंट कहते हैं। इसमें केवल और केवल क्या बोलोगे? ऊर्जा बन रही है यहां पे। नंबर 1 प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही ये है, इसको क्या बोलूंगा बेटा मैं? अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कहूंगा इसको। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? इतने टॉपिक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? अब बता दिया प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही वो, सेकंड अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही ये। बीच के अंदर ऊर्जा उत्पादन का स्थल कौन सा है? ये क्या है बेटा? ऊर्जा उत्पादन स्थल है। पहला प्रकरण समझ आया सभी को? क्लियर हो गया? इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लिखो यहां पे। लिखो इसमें क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस कैसे पूछे जाएंगे आपसे। हाँ भाई, प्रकाशिक तंत्र हमारा चल रहा है प्रथम, फोटो सिस्टम फर्स्ट, साइक्लिक मूवमेंट चल रही है बेटा अपने पास में चक्रीय में। अब चक्रीय के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? इसमें किस प्रकार का तंत्र भाग ले रहा है? फोटो सिस्टम प्रथम भाग ले रहा है इसके अंदर। बात समझ में आई? इस प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है? केवल एटीपी का निर्माण होता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हमें समझ में आ गया। इस प्रक्रिया का प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही फेरस सल्फर प्रोटीन बोल दो, आयरन सल्फर प्रोटीन बोल दो, या बोल दो फेरेडॉक्सिन। अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है बेटा? यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन। दूसरी बात क्या पूछी जा रही है? क्या चक्रीय फास्फोरिलीकरण में किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन बनती है क्या? यहाँ पे नहीं बनती। तो नीचे क्वेश्चन लिखो, इसके लिखो, इस अवस्था में जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता है। जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता है। जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता है। अपघटन नहीं होता है। नंबर 2 पे क्या लिखोगे? ऑक्सीजन विमुक्त नहीं होती है। ऑक्सीजन विमुक्त नहीं होती है। शानदार क्वेश्चन है ये, ऑक्सीजन विमुक्त नहीं होती है। अगला क्या लिखोगे बेटा? इसमें NADPH2 की आवश्यकता नहीं पड़ती। आवश्यकता नहीं पड़ती है। नहीं पड़ती है। ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अचक्रीय फास्फोरिलीकरण से इसको क्या करेगी? पृथक करेगी। कंफर्म हुआ? दोबारा मैं रिपीटिंग में बता रहा हूं। प्रश्न में आया हुआ है कि ये प्रक्रिया, इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट भाग ले रहा है। फोटोसिस्टम फर्स्ट का मतलब होता है इसके अंदर 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाशित पुंज का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी बात आती है कि ये चक्रीय फास्फोरिलीकरण है, चक्कर के द्वारा घूमकर इलेक्ट्रॉन वापस इसके अंदर ट्रांसफर कर जाता है। तीसरी प्रक्रिया, इसमें केवल एटीपी बनती है। केवल एटीपी बनती है। जल का प्रकाशिक अपघटन इस चक्र में नहीं होता। ऑक्सीजन विमुक्त नहीं होती। NADPH2 की आवश्यकता इधर नहीं पड़ती है। ओके बेटा? दूसरी बात, अगर पूछ ले कि चक्रीय फास्फोरिलीकरण का स्थल कहां दिखाई दे रहा है, तो आंसर में क्या भरोगे बेटा? स्ट्रोमा थैलेकोइड या ग्रेना? पहले ही बोल के चुके हैं हम, या ग्रेना या स्ट्रोमा थैलेकोइड। कंफर्म हुआ बेटा? ये चक्रीय का स्थल है। ठीक है, अब हम चलते हैं। डाउट पूछिए। पहले करवा रहा था मैं PS फर्स्ट और PS सेकंड, वो दोनों प्रकाशिक अभिक्रिया के भाग हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया 2 भागों में बंटती है, एक चक्रीय, एक अचक्रीय। अब ये मत कहो कि सर PS सेकंड इससे अलग है क्या? बिल्कुल अलग नहीं है, इसी प्रक्रिया के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों किसके भाग हैं? प्रकाशिक अभिक्रिया के भाग हैं। बस ये कहना चाह रहा था आपको मैं। अब देखो सेकंड की बात चलते हैं, अपने सेकंड के क्वेश्चन करवाते हैं। सेकंड के क्वेश्चन कैसे आएंगे? ये आरेख सबको समझ में आया? क्लियर हुआ पूरा? सभी बच्चों ने बनाया इसको? पहले वाला बनाया, इसको क्यों नहीं बनाया? चलो अब आगे बना लेना, या इसी के साथ में दोबारा करवाऊंगा, उसको जोड़ देना साथ में। ठीक है, अभी मैं चल रहा हूं सेकंड के साथ। दूसरा कौन सा बेटा? अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। बेटा तो आप बना दिया करो आप इसको। रिपीट दोबारा क्यों समझा रहा हूं मैं? इसका फायदा क्या हुआ?
अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। हाँ जी, ये कैसा है बेटा? इसको बोलेंगे नॉन साइक्लिक। कैसा है ये? नॉन साइक्लिक, चक्कर के द्वारा संपन्न नहीं होता। अब जब ये चक्र के द्वारा संपन्न नहीं होगा तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा? पहली बात सुने जाए, इसमें किस प्रकार का प्रकाश तंत्र भाग लेगा? बताओ भाई, कौन कौन से प्रकाशित तंत्र भाग लेते हैं इसके अंदर? इसमें पहला कौन सा भाग लेगा? पीएस सेकंड। दूसरा कौन सा भाग लेगा? पीएस फर्स्ट। मतलब इसमें दोनों प्रकार के प्रकाशित तंत्र भाग लेंगे। दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। सेकंड ने सेकंड में तो जाना ही नहीं है, वो घूम के कहां जाएगा? पीएस फर्स्ट के अंदर घुसेगा। तो पहला क्वेश्चन आता है कि अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा कहां से कहां की ओर होती है? सेकंड से फर्स्ट की ओर होती है। ये इसकी दिशा है। कैसी है? ये इसकी दिशा है। तो ये एक दिशीय है, कहने का मतलब ये कैसा है बेटा? एक दिशीय है, या बोलेंगे एक रेखीय प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है बेटा? ये एक रेखीय प्रक्रम है बेटा। ये बात कन्फर्म हुई कि इसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा सेकंड से फर्स्ट की ओर जाती है। कन्फर्म हुआ? आगे चलता है। अचक्रीय फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया के अंदर पीएस सेकंड भी भाग ले रहा है, पीएस फर्स्ट भी भाग ले रहा है। मैं इसको यूं भी कह सकता हूं, 680 नैनोमीटर के प्रकाशिक पुंज से 700 नैनोमीटर प्रकाशिक पुंज की ओर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा? ट्रांसफर हो रहे हैं। कंफर्म हुआ? अब चीजें समझो। पहले इंपॉर्टेंट नोट लिखवा रहा हूं, पहले मोटे मोटे, फिर उसके डायग्राम में दिखाऊंगा भी कहां कहां होते हैं। नंबर 1 पे, इस प्रक्रिया में जल का क्या होता है बेटा? प्रकाशिक अपघटन होता है। जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। नंबर 2, जब जल का प्रकाशिक अपघटन होगा तो क्या बनेगा? हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन प्लस 2H पॉजिटिव आयन बनेंगे। हम क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीजन विमुक्त होती है। क्या होती है बेटा? ऑक्सीजन विमुक्त होती है। होगी बेटा? कन्फर्म समझ आई? तीसरा पॉइंट पे क्या लिखोगे? NADP जो था वो किसके इलेक्ट्रॉन लेगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन लेगा, 2H पॉजिटिव। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? NADPH2। कौन सी शक्ति है ये? स्वांगीकारी या अपचयन शक्ति है। तो इसको क्या बोलेंगे? अपचायक शक्ति। क्या बोलेंगे बेटा? अपचायक शक्ति का निर्माण होता है। अपचायक शक्ति का निर्माण होता है। महाराज समझ आया? क्लियर हो गया? पहला काम जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। दूसरा काम जल का प्रकाशिक अपघटन कैसे होता है? ऐसे होता है, ये जल का अणु टूट रहा है, हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन प्लस 2H पॉजिटिव आयन में बन जाएगा। ऑक्सीजन गैस यहां विमुक्त होती है, पीएस। ऑक्सीजन गैस कौन से चक्र में विमुक्त होती है? अचक्रीय में। क्या चक्रीय में होती है? नहीं होती। NADP क्या बनाता है? NADPH2। तो इसने हाइड्रोजन आयन कहां से लिए? जल के अपघटन वाले आयन इसने ले लिए, ग्रहण करके क्या बना दिया? NADPH2। क्या कहलाता है ये? अपचायक शक्ति का निर्माण होता है। क्या इसमें ATP बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। ATP का निर्माण होता है। ATP का निर्माण होता है। चक्रीय में कम और यहां चक्रीय में कम, यहां क्या होगा? ज्यादा होता है। तो लिख देंगे ATP का निर्माण होता है। निम्न में से स्वांगीकारी शक्ति कौन है और अपचायक शक्ति कौन है? स्वांगीकारी, अपचायक। शाबाश, समझ आ गया? शक्तियां दो बन रही हैं यहां पे, तो लिख दिया यहां पे ATP मतलब स्वांगीकारी शक्ति का निर्माण होता है। ये स्वांगीकारी शक्ति का क्या हो रहा है बेटा? निर्माण हो रहा है। कंफर्म रहेगा? ये जो मैंने पॉइंट लिखवाए हैं ये वाले, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहां से
हर बार पेपर के अंदर प्रश्न आता ही आता है। अभी आप कौन सा प्रक्रम पढ़ रहे हो? हिल की अभिक्रिया पढ़ रहे हो कि ब्लैकमैन अभिक्रिया पढ़ रहे हो? हिल की अभिक्रिया पढ़ रहे हो। प्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ रहे हो। प्रकाशिक अभिक्रिया किसके द्वारा प्रभावित होती है? तापमान द्वारा, प्रकाश द्वारा, आर्द्रता द्वारा, जलवायु द्वारा। प्रकाश द्वारा प्रभावित होती है। कितने प्रकार की प्रक्रिया संपन्न होती है ये? पहला प्रकार क्या है? चक्रीय फास्फोरिलीकरण। दूसरा अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। चक्रीय फास्फोरिलीकरण में किस प्रकार का प्रकाशिक तंत्र भाग लेता है? केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट भाग लेता है। प्रकाशिक तंत्र प्रथम भाग लेता है। कितने नैनोमीटर का? 700 नैनोमीटर का। अचक्रीय प्रक्रिया जो होती है उसमें कितने तंत्र भाग लेते हैं? पहले कौन आता है? फोटो सिस्टम सेकंड। बाद में कौन आता है? अब बात सुनो ध्यान से। हकीकत में प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर सबसे पहले फोटो सिस्टम सेकंड स्टार्ट हुआ था। फोटो सिस्टम फर्स्ट, उसके बाद में प्रारंभ होता है। अब तुम्हें पता तो लगे क्या होगा कि सेकंड पहले स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट बाद में स्टार्ट हुआ है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है इसके कारण। सेकंड के ये इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको कहां दिखाई देंगे बेटा? अचक्रिय में दिखाई देंगे। अब एक प्रश्न आता है, सपोज करो अचक्रिय के अंदर, सपोज करो अचक्रिय के अंदर अकेला पीएस सेकंड होता। अकेला यदि पीएस सेकंड होता तो इन सभी चीजों का निर्माण होना ही नहीं था। जब जैसे ये टपूस की मार के यहां जाएगा ना, जैसे यहां से छलांग लगा के यहां जाएगा ना, इतने छलांग के अंदर ये निम्न कांड हो जाएंगे। ये निम्न कांड जो है, प्रकांड है, ये कब किस कौन से समय होते हैं? जब ये दीवार कूद रहा होता है। किसकी दीवार? पीएस सेकंड से पीएस फर्स्ट की ओर जब जा रहा होता है, ये घटनाएं घटित होती है। कंफर्म हुआ? अब यदि तुमसे ये पूछा जाए कि प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करो, तो प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या बोलोगे? साफ प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर स्वांगीकारी शक्ति और अपचायक शक्ति दोनों का निर्माण होता है। प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन गैस विमुक्त होती है। लग गया पता? क्लियर हो रहा है? आज का जो अंतिम क्वेश्चन था वो मैंने क्या बताया था? आज जो डीपीपी दे के हटे हो, क्या प्रश्न था बताओ? प्रश्न बताओ। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की प्रक्रिया? आपने आंसर क्या भरा? सही आंसर क्या था इसका? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। बेटा यही आंसर था ना इसका। अब तुमने पूछा नहीं कि महाराज बताओ इसमें ऑक्सीकरण किसका, अपचयन किसका? ये भी तो होना चाहिए। सुनो ध्यान से, ऑक्सीकरण किसका होगा? अभी हाइड्रोजन आयन कहां से निकाले? जल से। तो बोल दो जल का होगा ऑक्सीकरण। किसका होगा? अरे बोलो, जल का ऑक्सीकरण होगा। कैसे होगा? H2O का अणु जब टूटेगा क्या बनाएगा? हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन प्लस 2H पॉजिटिव आयन। राइट? समझ आया? ऑक्सीकरण हो गया। क्या साहब अपचयन किसका होगा? अपचयन भी तो बताओ किंग हो। किसका होगा? CO2 का अपचयन होगा। किसका होगा बेटा? CO2 का अपचयन होगा। CO2 का अपचयन होगा मतलब क्या है? CO2 का अपचयन होना और क्या बनना? कार्बोहाइड्रेट का बनना। क्या बनना बेटा? कार्बोहाइड्रेट का बनना। कार्बोहाइड्रेट का बनना। ये लो महाराज, अब समझ आ गया कि प्रकाश संश्लेषण को ऑक्सीकरण अपचयन क्यों कहा जाता है?
आप बताओ, आपने अभी तक कौन से टॉपिक को सुस्पष्ट भाषा में देख लिया है, इसको या उसको? इसको देख लिया है। अगर ये बना है जल का ऑक्सीकरण, तो हम इसको सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? जल का प्रकाशिक अपघटन। क्या बोलूंगा बेटा मैं? अरे महाराज बोल दो। जल का प्रकाशिक अपघटन कहूंगा मैं। अब अपघटन बोल दिया, इस प्रक्रिया में दूसरा क्रम और क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? NADP ने ग्रहण कर लिए कौन से आयन? हाइड्रोजन आयन। क्या बना दिया? NADPH2 का मॉलिक्यूल बन गया। कौन सी शक्ति? कौन सी शक्ति? नंबर 3, ADP प्लस IP जुड़कर क्या बना दिया? ATP। कौन सी शक्ति? स्वांगीकारी शक्ति। महाराज इतना काम किसमें होना है? ऑक्सीकरण घटना के अंदर होना। बात समझ आई? प्रकाश अभिक्रिया में, लाइट रिएक्शन में प्रकाशिक ऊर्जा बनती है। क्या बनती है बेटा? प्रकाशिक ऊर्जा बनती है। प्रकाशिक ऊर्जा कितने तरीके से बनती है? 2 तरीके से। प्रकाशिक ऊर्जा का पहला रूप क्या होगा? स्वांगीकारी शक्ति। प्रकाशिक ऊर्जा का दूसरा रूप क्या होगा? अपचायक शक्ति। कंफर्म हुआ? ये सारा सामान किसमें बना? प्रकाशिक। प्रकाशिक अभिक्रिया कहां संपन्न हो रही है? हरित लवक के ग्रेना भाग में। अप्रकाशिक कहां संपन्न होगी? स्ट्रोमा भाग में। स्ट्रोमा भाग के अंदर क्या काम होगा? CO2 का अपचयन। CO2 का अपचयन करवाने के लिए क्या चाहिए? शक्ति। शक्ति कहां से आएगी? नाना पार्टिकल्स। ठीक है, कहां से आएगी शक्ति? प्रकाशिक अभिक्रिया की शक्ति कहां यूज होगी बेटा? अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में। कॉन्सेप्ट समझ आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ? प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर चक्रीय अचक्रीय पथ के द्वारा जो ऊर्जा बन रही है वो या तो स्वांगीकारी शक्ति बन रही है या बन रही है अपचायक शक्ति बन रही है। इस अभिक्रिया का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। इस ऊर्जा का यूज कहाँ होता है? अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में। किसके लिए? CO2 के अपचयन के लिए। किसको बनाने के लिए? भोजन को बनाने के लिए। बात समझ आ गई अब तो? कि ग्रेना भाग के अंदर जितनी भी ऊर्जा बनेगी उसका यूज कहां किया जाएगा? स्ट्रोमा भाग के अंदर जो अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होनी है वहां ऊर्जा काम आएगी। सर क्यों आएगी? प्रकाश है तो प्रकाशिक ऊर्जा है, स्ट्रोमा है अप्रकाशिक ऊर्जा है, सौर प्रकाश तो है ही नहीं वहां पे। उसे अंधकार में अभिक्रिया बोलते हैं। तभी तो काली ने दी थी, ब्लैकमैन ने बोला था। अब वहां जब ऊर्जा बन नहीं रही है, वहां उत्पाद बन रहा है। उत्पाद बनाने के लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए वो हम किससे लेंगे? प्रकाशिक ऊर्जा से। कहां से लेंगे? तो हरित लवक क्या करता है? ग्रेना भाग के अंदर जितनी ऊर्जा बनी है उस सारी को लेकर स्ट्रोमा भाग के अंदर CO2 से किसका निर्माण करवा देगा? कार्बोहाइड्रेट के अणु का निर्माण करवा देगा। ये कहना चाह रहा हूं। क्लियर हुआ? इसीलिए कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण में ये घटनाएं घटित है, अपचयन के अंदर ये घटनाएं घटित होती है। इनके लिए जितनी भी ऊर्जा चाहिए वो कौन सी प्रक्रिया से मिलेगी? प्रकाशिक अभिक्रिया से मिलेगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया से मिलेगी। सीधी सी बात, प्रकाशिक अभिक्रिया को कह सकते हो ऑक्सीकरण अवस्था और अप्रकाशिक अवस्था को क्या बोल सकते हो? अपचयन अवस्था। डाउट क्लियर? चलो नेक्स्ट पेज के ऊपर। अभी हमारा अचक्रीय की बात चल रही है। ये हमारा अचक्रीय फास्फोरिलीकरण था। आपने उतार लिया था पूरा का पूरा या नहीं उतारा था? उतार दिया था। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो देखो। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो देखो, फिर इसके डायग्राम के साथ पीछे वाले डायग्राम में अपने अटैच कर देंगे। देखो अचक्रीय पथ के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाह कहां से कहां रहेगा? सेकंड से फर्स्ट की ओर रहेगा। तो हमारे पास में क्या है? फोटो सिस्टम 680 नैनोमीटर का तंत्र है हमारे पास में। इस तंत्र से त्वरित इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है
किसने ग्रहण किए? थियोफाइटिन ने ग्रहण किए। थियोफाइटिन ने ग्रहण कर लिए। ओके, या आप क्या कह सकते हो? पी क्यू, क्या नाम बोलेंगे? प्लास्टोक्विनोन। क्या नाम बोलोगे बेटा? प्लास्टोक्विनोन कह दो। ग्रहण कर लिए बेटा। प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही है, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही बोल। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे बेटा? कहां जाएंगे? साइटोक्रोम B6 में चलेंगे। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? साइटोक्रोम F में। इस प्रक्रम के दौरान क्या होगा? ADP प्लस IP जुड़कर क्या बनाएंगे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, हिंदी में बोलेंगे अकार्बनिक फॉस्फेट। जब ये दोनों जुड़ेंगे, यहां ADP में क्या है? 2 है, ये डाइफॉस्फेट। तीसरा फॉस्फेट ये जुड़ जाएगा, क्या बन गया? ATP। खोज करता, ATP के खोज करता। बताओ, पिछली बार बताया था मैंने, दोनों के नाम L पे पढ़ते हैं। बताओ, जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे शरीर का कौन सा भाग खुलता है? हैं? मुंह खुलता है। मुंह फट जाता है कैसे? हैं? मुंह का कौन सा भाग खुलता है? लिप। क्या खुलता है? अब तो याद कर लो, लिपमैन। क्या बोलेंगे? लिपमैन, L स्क्वायर। इसके खोजकर्ता का नाम था लिपमैन और लोहमैन। क्या बोलेंगे? लिपमैन एंड लोहमैन, उन्होंने इसका नामकरण किया था। साइटोक्रोम F आ गया। अब साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? कहां जाएंगे बेटा? प्लास्टोसाइनिन में। प्लास्टोसाइनिन से जाने कहां चाहिए थे? जाने कहां चाहिए थे? पर क्या इसमें गए? कहां चले जाएंगे? कहां चले जाएंगे? फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर के अंदर चले गए। कोई डाउट, परेशानी, गले में अटका हो? पक्की बात हजम हो गया? चलो आगे चलते देखते हैं। अचक्रीय बोलेंगे इसको अपने। क्या बोलेंगे बेटा? अचक्रीय। ओके, हमने कहा प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही ये है तो पहले प्राथमिकता इसकी, ये नहीं है तो प्राथमिकता इसकी। अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही फोटो सिस्टम सेकंड और फोस्टो सिस्टम फर्स्ट के बीच की योजक कड़ी कौन है? प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन वो है, प्लास्टोसाइनिन वो है, प्लास्टोसाइनिन वो है जो चक्रीय और अचक्रीय दोनों को क्या है बेटा? दोनों का जोड़ता है, दोनों का ये पुल है। तो प्लास्टोसाइनिन पे एक इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हो गया? फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर पे। आगे कहानी सुनो, सुनो कहानी। फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर से ये इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन अभी जा ही रहे हैं, भेजे नहीं मैंने इलेक्ट्रॉन अभी। ये लो, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां गए, ये इलेक्ट्रॉन यहां आए। फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर से इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर होंगे? अरे बेटा बोलो, कहां होंगे? फेरोडॉक्सिन में। फेरोडॉक्सिन से कहां जाएंगे? क्या करेंगे? आप देखो ध्यान से, क्या निर्माण करते हैं ये? इधर क्या हो रहा था? इस कहानी में क्या हो रहा था? यहां पे, यहां जल का अणु टूट रहा था। किसमें टूट रहा था? हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन प्लस 2H पॉजिटिव आयन। ओके, अब फेरोडॉक्सिन से ये क्या बनाता है? ये क्या बनाता है? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ NADP जो है, NADP जो है, ये क्या करता है? इन अणुओं को यहां ग्रहण करके NADPH2 का निर्माण कर देता है। समझाई बात? अब क्या बोलेंगे? अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में फोटो सिस्टम 680 नैनोमीटर में जल का क्या होगा बेटा? अपघटन होगा, ऑक्सीजन विमुक्त हो जाएगी, 2H पॉजिटिव आयन अलग होंगे। इन आयनों को कौन ग्रहण करेगा?
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? जो पूरी प्रक्रिया में मूव कर रहा था इलेक्ट्रॉन। NADP आयन जो है, पूरा नाम क्या है इसका? निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। अगर यहाँ पे FAD होता तो, अगर यहाँ पे FAD होता तो फ्लेविन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड आगे आएगा, अभी पढ़ लो, अगले चक्कर में आने वाला, अभी पढ़ लो। NAD, एक ATP का मतलब क्या होता है? एक ATP, ऊर्जा की एक ATP, एक मात्रा। NADPH2 का मतलब क्या है? 3 ATP एक साथ इकट्ठे पाए जाना। एक NADPH2 के एक अणु में कितने ATP पाए जाते हैं? 3 ATP का झुंड है ये। 3 ATP के झुंड को क्या बोलेंगे? NADPH2। क्या बोलेंगे बेटा? NADPH2। तो ये जो पॉजिटिव आयन जो है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन के जब मूव करते, जो पैराडॉक्सिन से जब मूव करके आगे जाएगा तो क्या होगा बेटा? NADPH2 जो होते हैं उसके निर्माण में कौन भाग लेगा? ये भाग लेगा। तभी कहा जाता है अचक्रीय फास्फोरिलीकरण प्रक्रिया के अंदर जल का प्रकाशीय अपघटन भी होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त भी होती है, स्वांगीकारी शक्ति के रूप में ATP, अपचायक शक्ति के रूप में कौन? NADPH2 का निर्माण होता है। कोई डाउट है क्या? बताओ यार। ठीक है, ये है इसका पूरा प्रक्रम। वापस डायग्राम मैंने दिखाता हूं आपको मैं थोड़ा सा। कहां गया डायग्राम? अभी चल गया क्या? ये रहा, ये अब वहां से 680 नैनोमीटर से स्टार्ट करोगे आप पूरा का पूरा, तो जैसे ही ये प्लास्टोसाइनिन के अंदर यहां जुड़ेगा, मतलब चाहे आप इसको इधर घुमा लो, आप बात तो एक ही है। अगर आप इस डायग्राम को, इसको पूरे को मूव को यूं कर दो, इस तरफ कर दो, ये सारी चीजें लिखी हुई चीजें इधर आ जाएंगी। तो 680 नैनोमीटर के साथ में जैसे ही प्लास्टोसाइनिन के अंदर ये जुड़ेगा, जुड़ते ही कहां प्रवेश करेगा? P700 में प्रवेश करेगा। P700 में प्रवेश करके फेरडॉक्सिन की ओर वापस जाते वक्त, यहां जाते वक्त यहां कौन सी प्रक्रिया का निर्माण हो जाएगा? NADP किसका निर्माण कर देगा? NADPH2 का निर्माण कर देगा। लेकिन ये प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में कभी भी फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो अकेला काम नहीं कर सकता जब तक कौन नहीं आएगा? फोटो सिस्टम सेकंड का निर्माण नहीं। ये है चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया। लिखे अचक्रीय फास्फोरिलीकरण के लिए कुछ क्वेश्चंस लिखो इसके लिए। अचक्रीय फास्फोरिलीकरण के लिए क्वेश्चन लिखें जैसे मैंने फर्स्ट में करवाए थे। लिखे इसके अंदर, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण प्रक्रिया के अंदर, जिसको अपने नॉन साइक्लिक बोला था, सबसे पहले अपने क्या बोलेंगे इसके लिए? प्रकाशिक तंत्र कैसा चाहिए? फर्स्ट और सेकंड दोनों। पहले क्या लिखोगे? सेकंड। बाद में क्या लिखोगे? फर्स्ट। लिखो, नंबर 1 पे डाल लो इसके अंदर। क्या लिखेंगे? PS सेकंड और PS फर्स्ट दोनों काम आते हैं, ये ध्यान रखना भाई। दूसरी बात सुनो, इस प्रक्रिया के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा, इनकी शुरुआत कहां से और कहां तक पहुंच जाएंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन जल से स्टार्ट होकर कहां पकड़े जाएंगे बेटा? NADP के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। NADP के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, ये भी लिख लेना। तीसरा प्रक्रम, चक्रीय में अकेला क्या बना था? ATP बना था। यहां क्या बनेंगे बेटा? यहां ATP प्लस NADPH2 बनता है। नंबर 4 पे जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। प्रकाशिक अपघटन होता है, ये लिख चुके हो आप चीजें। यहां पर आगे लिखें, कभी क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि जल का विघटन किस प्रक्रम में होता है, चक्रीय में या अचक्रीय में? तो क्या बोलोगे? अचक्रीय के अंदर। क्या बोलोगे? अचक्रीय के अंदर जल का विघटन होता है। और 5th नंबर पे अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए कि ये प्रक्रिया जो होती है अचक्रीय की, ये होती कब है? कब होती है बेटा? ये सामान्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान। क्या लिखोगे? सामान्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान। यहां किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई जा रही।
ये कंफर्म रख लेना। सामान्य प्रकाश संश्लेषण, सामान्य फोटोसिंथेसिस के दौरान ये चीजें संपन्न होती है। ये आपका चक्रीय और अचक्रीय दोनों के दोनों प्रक्रम बेटा आपके कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। चक्रीय के अंदर बता दिया हमने साइकिल के द्वारा, और नॉन साइकिल के अंदर हमने बता दिया सेकंड से फर्स्ट की ओर मूव कर जाएगा, जहां जल का प्रकाशीय विघटन, ऑक्सीजन मुक्त होगी, NADPH2 का निर्माण हो जाएगा वगैरह वगैरह। कन्फर्म, मोटे मोटे स्तर के ऊपर आपको सारी चीजें आपको मैंने बता दी। अब क्या लिखोगे बेटा, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि प्रकाशिक अभिक्रिया जो हमने पढ़ी है, लाइट एक्शन जो हमने पढ़ी है, दो पथों के द्वारा पढ़ी है, चक्रीय और अचक्रीय के द्वारा, कुल मिला के जोड़ किताब निकाले इसका, तो इसका महत्व क्या हुआ? इसका महत्व ये हुआ कि इस प्रक्रिया के दौरान स्वांगीकारी शक्ति के रूप में ATP और अपचायक शक्ति के रूप में NADPH2 का निर्माण होता है। अब बताते भी इसका निर्माण करवा के हमने क्या ले लिया, तो हम बोलेंगे अब हम क्या पढ़ेंगे, अप्रकाशिक अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? अप्रकाशिक अभिक्रिया। कौन से भाग में संपन्न होती है? ग्रेना या स्ट्रोमा? स्ट्रोमा में संपन्न होती है। क्या यहाँ पे प्रकाश की आवश्यकता है? यहाँ पे किसकी आवश्यकता है? ताप की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है बेटा? यहाँ पे ताप की आवश्यकता है। तो ताप गुणांक जो होता है, ताप गुणांक अगर क्वेश्चन पूछा जाए वो प्रकाशिक अभिक्रिया का ज्यादा होगा या अप्रकाशिक अभिक्रिया का ज्यादा होगा? अप्रकाशिक अभिक्रिया का ज्यादा होगा। सुनिए बात ध्यान से, लिखना चाहो तो लिख लो, एक नोट लगा के लिखो यहाँ पे। प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया का जो ताप गुणांक होता है बेटा, ताप गुणांक, टेम्परेचर है ना, ताप गुणांक क्या लिखोगे? Q10 बराबर 1। कौन से अभिक्रिया का? ये केवल प्रकाशिक अभिक्रिया की बात आ रही है। क्वेश्चन आता है प्रकाशिक अभिक्रिया का ताप गुणांक Q10 का मान हमेशा कितना होता है बेटा? 1 होता है। और यही अगर मैं लगा दूं अप्रकाशिक अभिक्रिया का, अप्रकाशिक अभिक्रिया का ताप गुणांक का मान कितना होता है, तो आप क्या लिखोगे? 2 या 3। 2/3 नहीं है, ये 2 या 3 लिखोगे। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो सामान्य लेवल पे क्वेश्चन आता है किस प्रकार की अभिक्रिया में ताप गुणांक का मान सर्वाधिक पाया जाता है? अप्रकाशिक अभिक्रियाओं। सर्वाधिक का मतलब कितना हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। सुनिए बात ध्यान से, यहां तक हो सकता है। क्वेश्चन आता है किस प्रकार की अभिक्रियाओं में ताप गुणांक का मान सर्वदा 1 होता है? तो क्या बोलोगे? प्रकाशिक अभिक्रियाओं का ताप गुणांक। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने भी प्रोसीजर्स प्रभावित हो रही हैं वो ताप से प्रभावित नहीं हो रही है, वो प्रकाश से प्रभावित हो रही है। जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पे। तो ये प्रक्रियाएं किससे प्रभावित होंगी बेटा? ये टेम्परेचर से प्रभावित होंगी। आगे कुछ थोड़े से और देखता हूँ, फिर अपने अप्रकाशिक अभिक्रिया करवाते हैं आपको। अच्छा, क्वेश्चन बताओ मेरे को। एक क्वेश्चन है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में, या मैं ये बोल दूं प्रकाशिक अभिक्रिया के चक्रीय पथ में, चक्रीय फास्फोरिलीकरण में किसका निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर 1 जल का विघटन होता है, नंबर 2 ऑक्सीजन का निर्माण होता है, नंबर 3 NADPH2 का निर्माण होता है, नंबर 4 केवल ATP बनते हैं। क्या बोलोगे? केवल ATP बनते हैं। बाकी जो 3 चीजें छोड़ी है वो किसमें होंगी? वो अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में होंगी। बस ये कंफर्म याद रखना। आगे चलता हूँ, एक आगे बताएं मेरे को क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन बताता हूँ आपको मैं एक और। ये प्रश्न आए हुए हैं सारे के सारे। अच्छा, एक आपसे कभी पूछ ले कि प्रकाशिक तंत्र द्वितीय पहला खोजा गया या फर्स्ट पहले खोजा गया? द्वितीय पहले खोजा गया, ये बात ध्यान रखना। प्रकाशिक तंत्र फोटो सिस्टम फर्स्ट दूसरे नंबर पे खोजा गया। पहले नंबर पे किसकी खोज हुई थी? सेकंड की। अगर नहीं होती तो निम्न प्रक्रम कभी भी नहीं पाए जाते। अप्रकाशिक पे चलो, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हैं वो देखता हूँ कितने हो गए, बाकी वो पे टाइप दे देंगे आपको। हाँ जी, हमारा सेकंड पार्ट जो है अभी ये हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना, ये भी हो चुका है अपना।
लाइन इंट्रोडक्शन कंप्लीट। यहाँ तक अपना मैटर जो है कंप्लीट हो चुका है। इसमें क्या था, थोड़ा डिस्क्राइब कम किया हुआ था, इसलिए मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे ज्यादा कराया, बाकी मेरे नोट्सों में और भी शानदार मिल जाएगा आपको। सेकंड प्रक्रिया कौन सी है बेटा? अप्रकाशिक अभिक्रिया। चलो अगले पेज के ऊपर देखे ध्यान से। अभी हमारा टॉपिक आ रहा है दूसरा, अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया। आप ना ज्यादा दिमाग पे लोड मत डालना इस बात का, सिर्फ आपको 3-4 चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एक तो ये रखो कि अभी तक जो मैंने ग्रामना भाग के अंदर मैंने क्या पढ़ा, प्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ी। प्रकाशिक अभिक्रिया हमारी दो प्रकार से संपन्न हो गई, चक्रीय और अचक्रीय। चक्रीय में केवल एटीपी बनते हैं, अचक्रीय में जल का प्रकाशिक बटन भी होता है, ऑक्सीजन भी मुक्त होती है, एटीपी भी बनते हैं, NADPH2 का निर्माण भी होता है। लेकिन दोनों की मां तो एक ही है ना, प्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए क्या बोलोगे कि इस अभिक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति में स्वांगीकारी शक्ति के रूप में एटीपी और अपचायक शक्ति के रूप में NADPH2 का निर्माण होता है। हो गया बस। अब क्वेश्चन आया, क्यों करवाया, क्या यूज था इसका, क्यों करवाया आपने इसका निर्माण? हम बताएंगे कि अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर हमने क्या करवाना है, अपचयन होना है। क्या होना है बेटा? इससे पहले में क्या हुआ था, सभी के अंदर ऑक्सीकरण हुआ था। अब अभी हम क्या करवाएंगे, अपचयन। किसका करवाएंगे? CO2 का। CO2 कहां से मिलती है? वायुमंडल से। कहां से मिलती है? जल कहां से मिलता है? जड़ों से। अब CO2 का अपचयन करवाना है, किसके लिए? भोजन निर्माण करवाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट निर्माण करने के लिए, स्टार्च का निर्माण करने के लिए, ग्लूकोज का निर्माण करने के लिए, सेलुलोज का निर्माण करने के लिए। सारे क्या है? ये स्टार्च है। क्या है? ये स्टार्च है, पॉलीसैकेराइड है। विभिन्न प्रकार प्राणियों के अंदर किसी में काइटिन भी मिलेगा, किसी में स्टार्च मिलेगा, किसी में सेलुलोज मिलेगा, किसी में जाइलोज मिलेगा, किसी में मैनोज मिलेगा, किसी में ग्लैक्टेन्स मिलेंगे। सारे क्या है? भोज्य पदार्थ। अप्रकाशिक अभिक्रिया अंग्रेजी में बोलेंगे बेटा इसको अपन डार्क रिएक्शन। अंधेरे में, काले काले अंधेरे में हो रही है काम। अब इस प्रक्रिया का खोजकर्ता कौन है बेटा? कौन है? कालिया, ब्लैकमैन। ठीक है, ब्लैकमैन ने इसे क्या बोला, डार्क रिएक्शन का नाम दिया। अंधकार में अभिक्रिया भी कहा जाता है, इसे अंधकार अभिक्रिया भी कहा जाता है। अंधकार में अभिक्रिया जो होती है बेटा, वो नॉर्मली बात है, इसका स्थल कहाँ पे है? जब हम इसके स्थल की बात करेंगे तो इसका स्थल के बारे में क्या बोलोगे बेटा आप? कहां पाया जाएगा ये? स्ट्रोमा भाग के अंदर संपन्न होता है। कहां संपन्न होता है? कहां संपन्न होता है? स्ट्रोमा भाग के अंदर संपन्न होता है, स्ट्रोमा में पाया जाता है। अब अप्रकाशिक अभिक्रिया में होना क्या है, हम लिखेंगे इसके अंदर। ये कैसी प्रक्रिया बेटा? ये क्या, अरे कैसी प्रक्रिया है? अपचयन। किसका अपचयन? CO2 का अपचयन करवाना है। किसके लिए करवाना है? किसके लिए करवाना है? भोजन निर्माण के लिए करवाना है। भोजन निर्माण में क्या खाओगे आप? क्या सर? कार्बोहाइड्रेट। क्या खाओगे? और कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे तो क्या खाओगे? तो तुम थपेड़े खाओगे, अगर तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया तो। ठीक है भाई, तो अपचयन की प्रक्रिया CO2 का अपचयन करवाना है और क्या बनाना है हमारे को? ओके। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए शक्ति। क्या चाहिए बेटा? शक्ति। कहां से आएगी शक्ति? ये शक्ति कहां से मिलेगी? अरे कहां से मिलेगी? प्रकाशिक अभिक्रियाओं से मिलेगी। और प्रकाशिक अभिक्रियाओं से शक्ति किस रूप में मिलेगी? एटीपी है तो क्या बोल देंगे? स्वांगीकारी शक्ति। अगर यहाँ पे NADPH2 है, अपचायक शक्ति, तो ये दोनों हमारे पास में क्या है? पावर है। मैं बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं, कल के पेपर में आएंगे, हो सकता है 20 बार को आ जाए। तुम ना थोड़ा सा ध्यान से देखो, अभी पढ़ाया हुआ सब जीरो है। चीजें क्या पकड़नी है कि प्रकाशिक अभिक्रिया का काम इसलिए करवाया जाता है ताकि ऊर्जा बन जाए। ऊर्जा हमारे पास में दो प्रकार की है। अगर एक एटीपी है, स्वांगीकारी है। 3 एटीपी का झुंड है, किसके रूप में? NADPH2 के रूप में। अगर 2 एटीपी का झुंड हो तो क्या बोलते हैं? अरे 2 NADP का मतलब FAD। क्या बोलते हैं? FAD। पूरा नाम फ्लेविन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और NAD का पूरा नाम निकोटीन। अरे FAD और NAD के अंदर एक ही शब्द बदलना है। F का मतलब फ्लेविन, N का मतलब निकोटीन। तंबाकू वाला नहीं है, कहीं कल को बीड़ी फूकना चालू कर दो, साहब बेटे भी आ रहे हैं,
हैं। एक दिन कहीं वो पीछे वाला हुक्के हुक्के उठा लाया कि साहब अब तो झुंडी आएगा। तो एटीपी, एनएडीपी, स्वांगीकारी, अपचायक शक्ति, बार बार शब्दों का प्रयोग इसलिए हो रहा है ताकि ये शब्द ही आपको कंफ्यूज करें। तो इसके रूप में हमें क्या ऊर्जा चाहिए, किसके लिए चाहिए, इस काम के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। ब्लैकमैन के बता दिया, ठीक है। सारे जितने आगे प्रयोग आएंगे वो सारे इसी के ऊपर प्रयोग होंगे, अप्रकाशिक अभिक्रियाओं के ऊपर ही आधारित सारे के सारे प्रयोग होंगे। लिख दिया बेटा, हमें शक्ति चाहिए, प्रकाशिक अभिक्रियाओं से हमें प्राप्त है, से प्राप्त ऊर्जा, से प्राप्त ऊर्जा, ऊर्जा इसको बोल दिया स्वांगीकारी, इसको बोल दिया अपचायक शक्ति के रूप में प्राप्त। पहला पेज क्लियर होता है भाई यहां, ठीक। अप्रकाशिक अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में संपन्न हो रही है। अभी मैंने बताया, ये कैल्विन मैंसन नहीं लिखना यहाँ पे, ये गलत हो गया कहानी यहाँ पे। कैल्विन मैंसन नहीं, अभी कालिया आएगा यहाँ पे, अभी तो यहाँ पे, ठीक है। ब्लैकमैन आएगा अभी यहाँ पे, कैल्विन मैंसन तो आगे आएगा, बताता हूँ कहाँ आएगा। ये लो महाराज, अब चलता है डार्क रिएक्शंस में कौन कौन सी प्रक्रियाएं भाग लेती, कितने पद यहाँ पे हमें पढ़ने पड़ेंगे बेटा। पीछे पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो, या वार्तालाप भी चल रही है आपकी, है ना। अगर मैं अभी प्रश्न पूछूं तो मुझे लगता है काफी ऊर्जा निकलेगी पीछे, ठीक है। तो प्लीज ये मत किया करो आप। इसमें कितने पदों के बारे में पढ़ना है, हमारा पहला जो स्टेप आता है बेटा वो कौन सा है। सबसे पहले पद का नाम बोलेंगे अपने C3 चक्कर। कौन सा चक्कर आएगा, C3 चक्कर। C3 चक्कर के उपनाम क्या क्या है, इनको किन नामों से जाना जाता है। अब देखो C3 चक्कर का पहला उपनाम क्या पढ़ोगे बेटा आप, पहला नाम पर क्या पढ़ोगे, इसे कैल्विन तथा बेंसन चक्कर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्विन तथा बेंसन चक्कर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये खोज करता है इसकी, क्या है बेटा, ये इसके खोज करता है, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की। अब ये खोज करता है, C3 चक्कर है। C3 चक्कर का दूसरा नाम क्या पड़ेगा, इसको हम बोलेंगे CO2 स्थिरीकरण चक्कर। क्या बोलेंगे बेटा, CO2 स्थिरीकरण चक्कर के नाम से भी जानते हैं, CO2 फिक्सेशन साइकिल भी कहते हैं इसको। टॉपिक खत्म होने से पहले मैं सारे टॉपिक की रिकवरी पूछूंगा और थापों से पीटूंगा, आज आपको याद रखना है। अब अभी ध्यान दे लो, पहली बात सुन लो गौर से, रियली कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा मैं। कैल्विन बेंसन चक्कर खोज करता है, CO2 स्थिरीकरण चक्कर कहा जाता है। डेफिनेटली बात है, ये एक अपचयन चक्कर है। कैसा चक्कर है बेटा, ये एक अपचयन अभिक्रिया है। यह भी क्वेश्चन आ गया कि C3 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो क्या बोलोगे, अपचयन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे, रिडक्शन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रिडक्शन मेथड। क्या बोलेंगे बेटा इसको, रिडक्शन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। किसका रिडक्शन, CO2 का। CO2 कहां मिली, वायुमंडल से। किसने छोड़ी, तुमने नहीं छोड़ी तो छोड़ दोगे तो मैं पीटूंगा, ठीक है भाई। सुन की बात ध्यान से, तुम महसूस करो, ये प्रक्रिया तुम ही करोगे। कैसे करोगे, CO2 को मैं पता ही है, और जल जो जड़ें ग्रहण करती हैं यहां कहीं और से आएगा, ठीक है, लेकिन आएगा जरूर। दोनों चीजें समान सब आपके पास में है, करवाना चाहो तुम्हारी इच्छा है, हर चीज तुम्हारे पास में अवेलेबल है, ईश्वर ने दी है। C3 चक्कर, और इन प्रक्रियाओं से निजात पाने का एक ही माध्यम है, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हार्मोन। या तो डटकर सामना करो, प्रश्न सही बताओ, पुरस्कार पाओ, अन्यथा गेट खुला भाग जाओ। ट्रिपल F हार्मोन, फियर फाइट फ्लाइट। ये कौन करता है, क्या मतलब है इसका, ट्रिपल F का मतलब क्या है, फियर फाइट फ्लाइट। कुछ दिन पहले एग्जांपल बताया था मैंने कि सामान्य दीवार है 5-6 फुट की, मैं आपको बोलूं या तेरे को बोलूं जा बेटा कूद जा, तो नहीं कूदेगी। पीछे पिटबुल लगा दूं 10 फुट की दीवार भाग जाएगी। कारण क्या है, वो उत्साह, वो जोश, वो एनर्जी कहां से आ रही है, एड्रेनालिन। एड्रिनल ग्रंथि जो हमारी है वो हमें प्रेरित कर रही है। अब तुम्हें लगे भी एक का तो हाल माड़ा कर दिया कूट कूट के, बाकी यहाँ से फटाफट भाग जाएंगे सारे के सारे, तो ये उत्साह आपको किसने दिया है, एड्रिनल ग्रंथि ने दिया है।
और आप भागोगे नहीं, आप पढ़ोगे और आप अच्छी तरीके से जवाब दोगे, ये भी उत्साह आपको किसने दिया है? आपको पॉजिटिव तरीके से लेना है, नेगेटिव तरीके से नहीं लेना है। हाँ जी, कैल्विन बेंसन चक्र। अब बात आती है, सुनो, अब बात आती है, इसको C3 ही क्यों कहा? क्यों कहा इसको C3? क्यों कहा? क्या बोलेंगे? प्रथम स्थायी उत्पाद। क्या बोलेंगे बेटा? प्रथम स्थायी उत्पाद कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का बनता है, 3 कार्बन का होता है। 3 कार्बन का जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? PGA। PGA का पूरा नाम फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या नाम है इसका? फास्फोग्लिसरिक एसिड। फास्फोग्लिसरिक एसिड, PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड कितने कार्बन का है? किसका प्रथम स्थायी उत्पाद है? C3 चक्र का। कौन सी प्रक्रिया का? C3 चक्र प्रक्रिया का बोला जाता है। इसे केल्विन या बेंसन चक्र भी कहते हैं। इसे 3 कार्बन का प्रथम स्थायी उत्पाद भी कहा जाता है। इसे फास्फोग्लिसरिक एसिड चक्र भी कहा जाता है, ये भी नाम लिख लो। इसे फास्फोग्लिसरिक एसिड चक्र भी कहा जाता है, एसिड चक्र भी कहा जाता है, ये भी इसी के नाम है। कन्फर्म हुए? समझ में आए? अब इसकी खोज हुई किसके अंदर? किसके अंदर खोज हुई थी इसकी बेटा? क्लोरेला नामक शैवाल। किसके अंदर बेटा? क्लोरेला या सैंडेस्मस एक कोशिकीय शैवाल के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी। चलता हूं अगले पॉइंट के ऊपर। अब बात आती है इसकी खोज। C3 चक्कर की खोज किसके अंदर हुई थी? खोज देखेंगे तो बोलेंगे क्लोरेला नामक शैवाल है ये। और दूसरा एग्जांपल क्या बोल दोगे? सैंडेस्मस। क्या बोलोगे बेटा? सैंडेस्मस। ये भी क्या बेटा? एल्गी है। दोनों शैवाल किस प्रकार की हैं? क्या बोलोगे आप इसको? एकल कोशिकीय शैवाल है। एकल कोशिकीय शैवाल है। इनके अंदर कार्बन 14 रेडियो एक्टिव समझते हो इसको? समस्थानिक विकिरण, कार्बन 14 की विकिरण, रेडियो एक्टिव, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव की सहायता से किया गया, की सहायता से एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, क्लोरेला नामक शैवाल। क्लोरेला नामक शैवाल का प्रयोग अपने और कहां करेंगे बताओ मेरे को? अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं उसका? क्या करते हैं? अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन जो होता है वो रोटियां या ब्रेड के रूप में नहीं जाता, पेस्ट के रूप में उनके पास में ये भोजन मिलता है। एकल कोशिकीय शैवालों का प्रयोग ही भोजन के रूप में क्यों किया जाता है? इनको सामान्य रूप से क्या बोलते हैं? सिंगल सेल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? सिंगल सेल प्रोटीन। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? बोलेंगे स्पाइरुलिना। क्या होता है? स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना SCP सिंगल सेल प्रोटीन, एकल कोशिकीय प्रोटीन के रूप में स्पाइरुलिना का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा सामान्य भोजन की अपेक्षा बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, किसी 25-30 किलो के बकरे को काट कर खाने से जो प्रोटीन प्राप्त होती है उसका 2.5 गुना प्रोटीन ज्यादा आपको एकल कोशिकीय शैवाल स्पाइरुलिना से ही प्राप्त हो जाता है। तो बहुकोशिकीय प्राणी को मारने की आवश्यकता है क्या? उनके बाद ध्यान से, शुद्ध शाकाहारी रहो, इसके लिए इनका प्रयोग किया गया। ये भोजन लंबे समय तक स्थायित्व रहता है, गलता नहीं है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कंटेमिनेशन नहीं होता बेटा। ठीक है, शरीर के लिए लाभप्रद होता है। हाँ जी। सैंडेस्मस C14 कार्बन 14 पद्धति के द्वारा, रेडियो एक्टिव पद्धति के द्वारा इसकी खोज हुई। किसने की थी? केल्विन और बेंसन। नोबेल प्राइज भी मिला था इनको, नोबेल प्राइज भी मिला था। अब बात आती है C3 चक्कर के पद कितने? एक मिनट, सॉरी, पहला तो होगा C3 चक्कर। C3 चक्कर हो गया, सभी चीजें आपने लिख ली, आपने इसके अंदर कन्फर्म है?
मैं इसको मिटा रहा हूं। पहला C3 चक्कर, दूसरे चक्कर का नाम लिखो C4 चक्कर। C4, अरे रुक जाओ एक मिनट यार, C3 चक्कर सुन लो ध्यान से। हाँ जी, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो एक ही प्रकार की कोशिकाएं कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण में कौन भाग ले रहा है? पत्नी भाग ले रही है, लीफ भाग ले रही है। तो इनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इसका नाम क्या होता है? बोलोगे मीजोफिल कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? मीजोफिल। हिंदी में क्या बोलेंगे? पर्णमध्योतकी कोशिकाएं। क्या बोलेंगे? इसमें केवल एक ही प्रकार की पर्णमध्योतक कोशिका पाई जाती है। C3 पादपों के अंदर, और ये पाया कहां जाएगा? C3 प्लांट के अंदर। C3 पादप जिनमें C3 चक्र पाया जाता है, C3 पादप जिनकी पत्तियों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो कोशिकाएं कौन सी होती है? पर्णमध्योतकी कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पर्णमध्योतकी कोशिकाएं इनके अंदर पाई जाती है। ये इनके विशिष्ट लक्षणों में लिखवाया था मैंने नाम, इसलिए मैंने नाम लिखा ही। हाँ जी, दूसरा चक्कर चलता है। दूसरा चक्कर कौन सा है बेटा? C4 चक्कर। पहला चक्कर कौन सा? C3। दूसरा कौन सा? C4। C4 चक्कर के खोज करता हैच एंड स्लैक। हैच एंड स्लैक ये इसके खोज करता है। हैच एंड स्लैक इन्होंने C4 चक्कर की खोज की। C4 चक्कर की जो खोज है वो कौन से पादपों में की गई थी? कौन से पादपों में की गई थी? एक बीजपत्री, मोनोकॉट, जैसे BGM, बाजरा, गन्ना, मक्का। ठीक है, BGM, गंगानगर के अंदर एक शोरूम है BMB, बसंत मैंगो बार। एक है NMB, नागपाल मैंगो बार। अपने लगा दो GMB, गन्ना, मक्का, बाजरा। ठीक है, BGM के अंदर। अगर द्विबीजपत्री पादप की बात करें, तो किसका नाम बोलोगे? अम्ब्रेंथस। क्या बोलोगे? अम्ब्रेंथस, एमारा, अम्ब्रेंथस, या बोलोगे यूफोर्बिया। क्या बोलोगे? पहला एग्जाम्पल अम्ब्रेंथस, दूसरा यूफोर्बिया। और यूफोर्बिया की फैमिली कौन सी है? यूफोर्बिएसी। यूफोर्बिएसी कुल के पादपों की पत्तियों में पाए जाने वाले कांटे, अरे यार, पादप पर पाए जाने वाले कांटे किसका रूपांतरण है? सुन की बात ध्यान से। और इनके अंदर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या हो जाती है? कम होती है। जल इसके अंदर रहेगा। ये एक प्रकार का शुष्कोद्भिद पादप है, मरुद्भिद पादप है, और बहुत सारे इसके फायदे भी हैं, लॉसेस भी हैं इसके। ठीक है भाई, तो ये C4 पादप आ गए अपने पास। ये C3 पादप थे, C चक्कर पाया जा रहा था। ये C4 प्लांट है। C4 पादपों की या C4 पादपों में पाए जाएंगे। C4 चक्कर की खोज करता कौन है? हैच एंड स्लैक। क्वेश्चन आता है, अब ये क्या क्वेश्चन आता है? एक ना, तुम जब उठ के जाते हो, बाहर जाते हो, कुछ करते हो, मुझे एक बात कहानी याद आ गई, थोड़ी सी बताता हूँ आपको मैं। लोग सत्संग में जाते हैं ना भगवान का नाम लेने के लिए, बेटे वहां 45 मिनट काटने औखे हो जाते हैं। साथ में फ्रूट लेके जाएंगे, साथ में जूस लेके जाएंगे। ये मैंने बोतलें देखी है लोगों की। अरे बोतली के कौन समझाए? लेने के आने जा रही हो वहां पे यार, क्या लेने जा रही हो? जिस चीज में नहीं मन मानता मत करो। नर में चुगाई के दिन चल रहे हैं, छोड़ो, फिर तुम गुस्सा कर जाओगे, बातें बहुत सारी होती। C4 प्लांट पाया जाता है, इसमें C4 चक्कर खोज करता हैच एंड स्लैक। इसका प्रथम स्थायी उत्पाद, ओ छोरी इन्ना आजा पिंगा मुक्की बातें मार ली। ठीक है, प्रथम स्थायी उत्पाद। तुम्हें शर्म नहीं आती कभी कभी जब मैं इसमें बोलता हूं? तुम्हें लगता नहीं तुम्हारी वीडियो कितने लोग देख रहे होंगे? लगभग 490 530 तक जनता आपको देखती है।
वो सोचती होंगी मस्त ऐसे ही टापर है, बीच में गाड़ी चलती रहे। प्रथम स्थायी उत्पाद कितने कार्बन का? 4 कार्बन का प्रथम स्थायी उत्पाद है, तो कार्बन का नाम क्या होगा? फास्फोग्लिसरिक एसिड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, तो क्या नाम होगा उसका? OAA, पूरा नाम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या नाम होगा इसका? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। C4 चक्कर का प्रथम स्थायी उत्पाद कितने कार्बन का होता है? C3 चक्कर का प्रथम स्थायी उत्पाद कितने कार्बन का होता है? C3 पादपों में कितने प्रकार की पत्तियों में C3 पादपों की पत्तियों में C3 पादपों की पत्तियों में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? एक ही प्रकार की। क्या नाम है उसका? मेसोफिल। अंग्रेजी में क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे? पर्णमध्योतक प्रकार की। C4 पादप का खोजकर्ता हैचनस्लैक। C4 पादपों की खोज किसमें हुई थी? अगर मैं एक बीजपत्री पादप की बात करूं, BGM के अंदर हुई थी। बी का मतलब GM मक्का, ओके। अगर द्विबीजपत्री पादप की बात करूं तो अमरैंथस और यूफोर्बिया। क्वेश्चन आता है कि C4 पादपों की जो लीफ होती है, जो पत्तियां होती हैं, इसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी। 2 प्रकार की कोशिकाएं होंगी, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी। ये 2 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे परण मध्योतक कोशिकाएं, नंबर 2 पे पूल आच्छद कोशिकाएं। कुछ याद आ रहा है? पूल आच्छद बंडल शीथ सेल, पूल आच्छद कोशिकाएं, जिसमें क्रंच एनाटॉमी पाई जाती है। अब याद हो गया, सबन पूल घेरे में रिंग वलय रहेगी, एक वलय बनी रहेगी। याद आ रहा है? कन्फर्म हो रहा है? नहीं आ रहा? धक्का कर रहे हो तुम? मुझे मालूम आ रहा है बामड़े, बोझ कहां से उठा कहां को जाएगा, सब पता है मेरे को, हैं? सब जानता हूं बेटा मैं। एनाटॉमी में करवाए हुए हैं, पत्तियों की संरचना पढ़ लेना। कल भी एक क्वेश्चन आया था, मैंने बोला आप याद कर लेना। पर्ण मध्योतकी कोशिकाएं और पूल आच्छद प्रकार की कोशिकाएं। अब एक बात सुनो, सामान्य कल्पना करना, C3 पादपों की पत्तियों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। वापिस C3 पादपों की कोशिका, पादपों की जो पत्तियां होती हैं, उसमें एक ही प्रकार की कोशिका होती है, जिसका नाम होता है पर्णमध्योतकी कोशिकाएं, मेसोफिल सेल्स। C4 पादपों की पत्तियों में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक को बोलते हैं पर्णमध्योतकी, एक को बोलते हैं पूलाच्छद। उत्पादकता की दृष्टि से सबसे बेस्ट प्लांट कौन से है? C3 के C4? C4 क्यों है? अब कुछ तो गुण होंगे इसके, अब कुछ तो गुण होंगे। अब बात ही आती है, C3 पादपों के अंदर एक गंदी, अपरिहार्य, एक अनैच्छिक दुर्घटना पाई जाती है, जिसका नाम होता है प्रकाशिक श्वसन। क्या होता है? अपघटन नहीं, प्रकाशिक श्वसन पाया जाता है उसके अंदर, जो उसकी उत्पादकता के ऊपर प्रभाव डालता है, उसको नगण्य करता है। C4 पादपों में प्रकाशिक श्वसन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं संपन्न हो रही, पर्णमध्योतक कोशिका, पूल आच्छद कोशिका। कन्फर्म? और पूल आच्छद की कोशिकाओं के अंदर क्रंच प्रकार की एनाटॉमी, विकृति पाई जाती है, क्रंच प्रकार की आकारिकी पाई जाती है, जो केवल और केवल सबन पूलों के साथ में संबंध है इसका संबंध केवल सबन पूलों के साथ में है। तभी तो इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? पूल आच्छद कोशिका। क्या पड़ा हुआ है? पूल आच्छद कोशिका पड़ा हुआ है। उनकी बात क्लियर हो गई। और एक अंतर मैंने उस दिन भी करवाया था, आज भी करवा रहा हूं। पर्णमध्योतकी कोशिकाओं के अंदर, पर्णमध्योतकी कोशिकाओं के अंदर हरित लवक पाया जा रहा है, ग्रेना पाया जा रहा है। इसकी कोशिकाओं के अंदर कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिसमें हरित लवक छोटे होंगे,
उसमें ग्रेन्ना नहीं होगा। कुछ कुछ क्या होंगे, हरित बड़े होंगे तो बड़ा मोटा ग्रेन्ना भी होगा, या ग्रेन्ना रहित भाग होंगे। तो ये जो चीजें जो हैं ये विकृतियां किसमें पाई जा रही हैं, केवल लीफ के अंदर पाई जा रही है। और तीसरा जो चक्कर हमारा मेन इंपॉर्टेंट चक्कर आता है उसका नाम है कैम चक्कर, जिसका नाम होता है CAM चक्कर। क्या बोलेंगे? CAM चक्कर, कैम चक्कर कहते हैं। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म चक्कर कहते हैं। लिखा किसी ने? मैंने पूछ लिया। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म चक्कर, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म हिंदी में बोल सकते हो क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्कर। कौन सा आसान है? हिंदी में बोलना आसान है, इंग्लिश में आसान है? क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म चक्कर कहते हैं। ये तीसरा चक्कर है डार्क रिएक्शन का, अप्रकाशिक अभिक्रिया। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, आपके रिजल्ट को सुनिश्चित करेगा। कल मिलते हैं इन टॉपिकों को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक आप सभी का शुक्रिया, सभी का धन्यवाद। थैंक यू।